हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका आज के पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली पीजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो बीए थर्ड ईयर जो है ऑनर्स कोर्स ओल्ड कोर्स जो है उसके अंतर्गत भी जो पेपर 5 है उसके अंतर्गत ये टॉपिक दिया गया है। और पीजी सेमेस्टर थ्री का पेपर 9 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी थ्योरीज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के बारे में दिया गया है। और उसी थ्योरीज में से आज एक महत्वपूर्ण जो थ्योरी है डिसीजन मेकिंग थ्योरी या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो हर्बर्ट साइमन का विचार है उस पर फोकस करेंगे निर्णय सिद्धांत के। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो विद्वान हैं हर्बर्ट ए साइमन जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि निर्णयन या निर्णय प्रक्रिया क्या है, ये कैसे लिया जाता है, इसको लेने में क्या क्या सहयोगी होते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया के लिए जो मॉड्यूल जो उन्होंने दिया है हर्बर्ट साइमन ने, उस मॉड्यूल की चर्चा करेंगे और इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनके जीवन लाइफ हिस्ट्री से। तो जो प्रशासन में हर्बर्ट साइमन का जो ये विचार है बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार है। हर्बर्ट ए साइमन, जिनका नाम हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन है, और उनका जन्म जो है 15 जून 1916 को होता है और इनकी मृत्यु 9 फरवरी 2001 को होती है। ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इनका प्राथमिक अनुसंधान हित संगठनों के भीतर निर्णय लेने वाला था, जिसमें उन्होंने बाउंडेड जो रैशनैलिटी है एंड सेटिस्फाइंग डिसीजन जो है के बारे में बताया है। मतलब बंधी हुई या तर्कसंगता और संतोषजनक जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कि कैसे हम लोग एक बाउंडेड या रैशनैलिटी के थ्रू एक सेटिस्फाइड डिसीजन जो है हम लोग लेते हैं या ले सकते हैं। इन्हें यह एक नोबलिस्ट भी थे, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1978, कुछ जगह 75 78 जो लिखा हुआ है उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसके वजह से 1975 में इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। और ट्यूरिक अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। और उनके शोध को अनेक जो अंतः वस्तु इनके विषय की प्रकृति जो थी वो अंतः विषयक थी के लिए उन्हें नोट किया गया। और संज्ञानात्मक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में फैलाव, सार्वजनिक प्रशासन, प्रबंधन और राजनीति विज्ञान में अपने कैरियर के अधिकांश समय इन्होंने 1949 से 2001 तक जो कार्नेजी मेलन विश्वविद्यालय में इन्होंने दिया है। और इनकी हर्बर्ट साइमन की जो प्रसिद्ध रचना है, पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के अंतर्गत निर्णयन प्रक्रिया जो है कि अध्ययन की दृष्टि से जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जो है एक उनका ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्यों की जो वरीयता है, मूल्यों की वरीयता
के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया है और यही जो विश्लेषण है वो केंद्रीय संबद्धता है जो संगठन और उसके कार्य को समझने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होती है। अब हम ये इनका जीवन परिचय और कुछ इनकी पुस्तकों के बारे में था। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है वो क्या है और ये कैसे होती है। तो जीवन में जो निर्णय है हम हमेशा प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल व्यक्ति जो है निर्णय लेता रहता है, चाहे वो सुबह हो, सुबह से लेकर शाम असंख्य निर्णय जो है व्यक्ति जो है अपने लाइफ में, चाहे वो उसका व्यक्तिगत लाइफ हो या उसका प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह जो है वो एनी टाइम जो है वो निर्णय लेता है, कुछ ना कुछ निर्णय लेता रहता है। और जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे मन में एक भावना होती है कि हम एक अच्छा निर्णय लें, ऐसा निर्णय ले जो हमें सुख दे और सुख दे सके, और जो खराब निर्णय है उससे हम बच सके। ये हमारा हमेशा प्रयास होता है। जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि जब भी हम कोई निर्णय ले तो एक अच्छा निर्णय लें जो हमारे लिए अच्छा हो, हमें सुख दे, वो खराब निर्णय या बुरा निर्णय ना हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब हम सोचते हैं कि हम एक अच्छा निर्णय लें तो सही निर्णय लें, एक अच्छा निर्णय लें, सही निर्णय लें, तो हमारे पास कोई पैमाना होता है कि अच्छा निर्णय कैसे लें, कोई उसका मापदंड होता है कि हम निर्णय जो है वो कैसे अच्छा निर्णय लें। तो हर व्यक्ति अच्छा निर्णय लेना चाहता है, लेकिन अच्छा निर्णय लिया कैसे जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम अच्छा निर्णय लें, कैसे हमारा निर्णय जो है वो सही हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि चाहे हम अपने परिवार का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम समाज का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम अपने व्यवसाय का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम अपने भविष्य का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम अपने बच्चों का निर्णय ले रहे हों, चाहे हम कोई भी निर्णय ले रहे हों, किसी भी संबंध में निर्णय हम ले रहे हों, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, तरह के निर्णय हो, हमारी भावना यही होती है कि जो निर्णय ले रहे हैं वो गलत ना हो, वो सही हो, गलत ना हो, एक अच्छा निर्णय हो जो आगे चलकर हमें लाभ और सुख दे। हमारे जीवन में हमारा यही ध्येय होता है कि हम जब भी कोई डिसीजन लें तो वो एक सही निर्णय हो और वह भविष्य में हमें लाभ और सुख दे, हमारे जीवन में लाभ और सुख दे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास कोई पैमाना है, कोई मापदंड है कि हम कैसे ऐसा करें कि हमारा निर्णय जो है अच्छा हो सके, गलत ना हो सके, सही हो सके। तो इस संबंध में जो एक प्रशासनिक चिंतक हैं जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, जिनका नाम है हर्बर्ट ए साइमन। तो इन्होंने इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार से इनको मिला है, 1975 में भी प्राप्त है। और अपने शोध के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका चिंतन और विचार कि एक अच्छा निर्णय कैसे लिया जाए, कैसे ले, एक सही निर्णय कैसे लिया जाए। तो हम देखते हैं, जानते हैं आगे कि इन्होंने इस संबंध में हर्बर्ट ए साइमन ने क्या बताया है कि हम कैसे एक अच्छा निर्णय लें। तो हर्बर्ट ए साइमन जो एक प्रशासनिक चिंतक थे, उन्होंने निर्णय लेने के संबंध में एक मॉड्यूल प्रस्तुत किया है या मॉड्यूल का प्रतिपादन किया है कि निर्णय कैसे लेना चाहिए और क्या किसी प्रक्रिया से गुजरकर हमें निर्णय लेना होता है
या हमें रिफ्लेक्स निर्णय लेना होता है, मीन्स त्वरित निर्णय लेना होता है। तो हमें निर्णय लेना होता है। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें हमें सोचने समझने की का मौका भी नहीं मिलता और अ, हमें तुरंत लेने पड़ते हैं, त्वरित लेने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय होता है लेकिन हमारा दिमाग ही काम नहीं करता कि हम क्या सोचें इस विषय पर, इस समस्या पर। और हमें कभी समझ में नहीं आता कभी कभी कि हम क्या निर्णय लें, कैसे निर्णय लें। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हम किसी और से परामर्श लेते हैं उस निर्णय के संबंध में, और हम चाहते हैं कि हमारा जो निर्णय है ये कोई दूसरा ले, कभी कभी ले हमारे बदले। ऐसा हम सोचते रहते हैं कि निर्णय लें, लेकिन जीवन में प्रतिपल प्रति क्षण जो निर्णय हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर इस पूरे समाज की कल्पना की जाए, मान लीजिए यह एक प्रश्न है, एक सोचने योग्य बात है कि इस पूरे समाज की परिकल्पना की जाए या किसी संगठन की परिकल्पना की जाए तो उसमें क्या है? उसमें सिर्फ निर्णय 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 और निर्णय ही है। सिर्फ निर्णय, सुबह से शाम तक सिर्फ निर्णय लेना होता है। सुबह क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नाश्ता बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, दोपहर को क्या खाना बनेगा, हम किससे मिलेंगे, हम कौन सी क्लास अटेंड करेंगे, हम कितने बजे घर से जाएंगे, कौन सी क्लास हम अटेंड नहीं करेंगे। मतलब असंख्य निर्णय जो है वो प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण जो है वो हम लेते रहते हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो या हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो। मतलब निर्णय जो है हमें लेने ही पड़ते हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने इस संबंध में कहा है कि देखिए, निर्णय तो आपको जो है वो लेने होंगे, और कोई भी निर्णय जो होता है अच्छा होता है। कौन निर्णय अच्छा है होगा या कौन निर्णय जो बुरा होगा, या कौन निर्णय सही है, कौन निर्णय सही गलत होगा, ये बात उसने कही है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन निर्णय अच्छा होगा, कौन निर्णय बुरा होगा, कौन निर्णय सही होगा। निर्णय लेकिन हमें लेने होते हैं। निर्णय लेने के बाद ही, जब हम निर्णय लेते हैं उस समय हमें ये पता नहीं होता है कि वो निर्णय जो हम ले रहे हैं वो सही है या गलत है। वो निर्णय लेने के बाद ही हमें पता चलता है कि वह निर्णय सही था या गलत था। अगर सामने वाला उपस्थित होता तो हम कुछ जो है वो कह सकते हैं कि यह सही है या गलत है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने के कुछ समय बाद ही हमें यह पता चलता है, या वास्तव में जब हम उसके परिणाम आते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं और जब उसके परिणाम आते हैं, तभी हमें ये पता चलता है कि वह निर्णय सही है या गलत है। मतलब निर्णय लेने के बाद ही यह तय होता है कि निर्णय सही है या गलत है। उससे पहले यह पता नहीं होता कि यह सही था या गलत था। तो इसको कैसे हम मेज़र करें, कैसे हम आंकें, इसका कोई आंकने का पैमाना है हमारे पास नहीं है। तो उस पैमाने के बारे में हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि कोई भी निर्णय जो है केवल वास्तव में जो है वो रैशनैलिटी जो होती है, रैशनैलिटी के बेसिस पर भी तौला जा सकता है। किसी भी निर्णय को सिर्फ और सिर्फ जो है वास्तव में रैशनैलिटी, बौद्धिकता जो होती है, उसी के आधार पर हम तौल सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ रैशनल डिसीजन और वेदर इट इज़ नॉट अ इरेशनल डिसीजन, वेदर इट इज़ इरेशनल डिसीजन। अब है कि बौद्धिक है या गैर बौद्धिक है। हमें केवल इस पर विचार करना है कि निर्णय जो हम लोगों ने जो लिया कि वह बौद्धिक है या नहीं है। ये हर्बर्ट साइमन ने
पहली जो बात जो उसमें बताई। अब है कि देख, हर्बर्ट साइमन ने जो मॉडल दिया है कि किस प्रकार एक रैशनल निर्णय लिया जा सकता है। रैशनल निर्णय हम किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो बौद्धिक लोग हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक रैशनल डिसीजन लें। कोई नहीं चाहता है कि वो इरैशनल डिसीजन लेना चाहता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति जो है इरैशनल डिसीजंस ले लेता है, या कभी भावनाओं में आकर इरैशनल डिसीजन ले लेता है और बाद में उसे जो है वो पछताना पड़ता है। लेकिन स्वभावतः जो व्यक्ति जो है वो नॉर्मली जो है वो एक बौद्धिक प्राणी है और इसलिए वह कभी भी इरैशनल डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहेगा। अब हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है? तो हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि यदि आप रैशनल डिसीजन लेना चाहते हैं, यदि आप रैशनल डिसीजंस लेना चाहते हैं तो भले ही आपके समझ में यह आए या ना आए कि यह प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं। भले ही आप उसको समझें या ना समझें, या जाने या ना समझें, लेकिन इसमें जो है वो 3 प्रक्रिया होती है। जो हम बौद्धिक जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय में 3 प्रक्रिया से होकर उसको गुजरना पड़ता है। और ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं, इसमें जो पहला कंपोनेंट होता है वो है इंटेलिजेंस का, मतलब बौद्धिकता का। और इसका क्या मतलब है? इस बौद्धिकता से हम क्या समझते हैं? तो बौद्धिकता, इसका मतलब है कि जब हम निर्णय लेते हैं तो आपके सामने एक क्या होती है? समस्या होती है या विषय वस्तु होती है। उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, कारण पता लगाना होता है हमें कि आखिर वो समस्या, ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। और जब तक हम जीवन में किसी भी समस्या का कारण पता नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस पर कोई भी सही उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। और इसलिए सबसे पहले यह देखना होता है कि हम जिस निर्णय से जूझ रहे हैं उसका कारण क्या है। तो कारण पता लगाना। अब एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई छात्र है, वह सोचता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें या हिंदी मीडियम में पढ़ाई करें और पढ़ाई करें, या कोई सोचता है कि हम सिविल सर्विसेज में ये विषय ऑप्शन में रखें, इस विषय को ऑप्शन में ना रखें। तो चाहे वो निर्णय छोटा हो या बड़ा, आपके लाइफ को बदलता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके डिसीजन आपने ले लिया और आपका कैरियर जो है वो चौपट हो गया। आपने कोई विषय चुन लिया और आप उसमें अच्छा नहीं कर पाए और आपका कैरियर चौपट हो गया। तो भले ही वह छोटा निर्णय होता है, लेकिन होते हुए भी गंभीर है। तो जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो आपका जो निर्णय था वो क्या है। जो आपने निर्णय लिया, उस निर्णय को लेने के पीछे कारण क्या था, आपको पता होता है हमने क्यों उसको चुना और क्यों मुझे उसको छोड़ना है। किस सब्जेक्ट को हमने ऑप्शनल में लिया तो क्यों लिया, और उसको नहीं लिया तो क्यों नहीं लेना, और निर्णय का क्या आधार होता है। क्योंकि किसी भी विषय को आप चुनेंगे और तो आपका किसी भी विषय को आप नहीं चुनते हैं तो इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप ऐसा करते हैं। अलग ये बात है कि विषय में हमारी दिलचस्पी है इसलिए हमने चुना, और भले ही आपने BA उसमें नहीं किया हो, उस विषय को में नहीं किया हो, लेकिन आपका उसमें मन लगता है इसलिए आपने उस विषय को चुना। भले ही उसमें आपको कम अंक आए, वो अलग बात है, लेकिन जो आपकी इच्छा थी, आपको अच्छा लगता था इसलिए आपने उस विषय को, मन लगता था इसलिए आपने उस विषय को चुना। तो इस विषय को पढ़ने में इसलिए अच्छा लगा इसलिए आपने उसको चुना। तो ये आपका एक क्या होता है, एक बौद्धिक निर्णय होता है कि हम
ने उस विषय को क्यों चुना, क्यों रखूं और इस दूसरे विषय को ना रखूं। तो एक आपका बौद्धिक निर्णय होता है, चाहे आपको उसमें अंक कम आए नहीं आए ये अलग बात है, क्योंकि जिस विषय में आपकी दिलचस्पी होती है आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसा देखा गया है कि, और इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि मान लीजिए कि हम ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो रही है, तो डिक्लाइन हो रही है तो मतलब क्या है कि मतलब इंडियन डेमोक्रेसी जो डिक्लाइन हो रही है, तो सबसे पहले हम ये ढूंढने या जानने का प्रयास करते हैं कि जो कारण क्या है, डिक्लाइनेशन का कारण क्या है, क्यों यह डिक्लाइन हो रही है। तो उसका कारण ढूंढते हैं। तो कारण ये भी हो सकता है कि जो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो लोग नहीं चुने जा रहे हैं, क्रिमिनल प्रकृति के लोग चुने जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो अच्छे रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं चुने जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका कारण हो सकता है कि विनिंग कैंडिडेट को ही टिकट देती हो और अच्छे लोगों को मैदान में नहीं उतारती हो, नहीं उतारने का प्रयास करती हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो मतलब हम अपने जो है इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके नीचे गहराई तक जाते हैं कि आखिर ये समस्या कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है, और हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से ही। तो पहली चीज़ जो साइमन ने कही है वह कहा कि जीवन में जो भी निर्णय आप लेते हैं, चाहे वो आपका व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनल हो, लेना चाहते हैं तो उसमें बौद्धिकता का प्रयोग करके समस्या का समाधान, समस्या के कारण ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, बौद्धिकता का उपयोग करके, प्रयोग करके समस्या के कारण को ढूंढना है कि कारण वो पैदा क्यों हुआ है, वो निर्णय, वो उसके पीछे कारण क्या है, आप किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कि जब आप कारण का पता लगा लेते हैं, जैसे ही आप कारण का पता लगा लेते हैं तो आपका दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। मतलब सबसे पहले है यू हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको पता करना है कि आखिर वो समस्या के पीछे, जो समस्या है उसके पीछे कारण क्या है। दूसरा, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप सामन ने कहा कि जब हम अपने समस्या का कारण का पता लगा लेते हैं तो दूसरा स्टेप जो है वो शुरू होता है, और वो है कि जो हमारा इंटेलिजेंस एक्टिविटी और दूसरा डिज़ाइन एक्टिविटी होगी। कि डिज़ाइन एक्टिविटी का क्या मतलब है, तो साइमन ने कहा है कि अपने समस्या का जो कारण आपने पता लगाया है या पता लगाए हैं, तो उसके समाधान के लिए हम जो कुछ विकल्प बनाते हैं। जैसे जो भी समस्या है उसका हमने पता लगा लिया, कारण पता लगा लिया, अब उसके समाधान के लिए हम कुछ उसके वैकल्पिक जो है वो समाधान बनाते, जैसे 1 2 वैकल्पिक नंबर 1 ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, 2 या हो सकता है 3 4 5, इस तरह से हम उसमें और यही कहलाता है डिज़ाइन एक्टिविटी। तो उसके लिए हम विकल्प का समाधान के लिए विकल्प को तैयार करते हैं, और जब आप विकल्प बना लेते हैं तो जितने भी आप विकल्प बनाए हैं उनमें उसी विकल्प को साइमन ने डिज़ाइन एक्टिविटी का नाम दिया है या कहते हैं। और जब आपने समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे मॉडल बना लिए हैं, विकल्प बना लिए हैं, तो हमारा बनाने के बाद तीसरा स्टेप जो है वो शुरू होता है। और तीसरा स्टेप्स जो होता है वह है कि जो हमने मॉडल बनाया है, हमने जो विकल्प बनाया है, उनमें से ही एक विकल्प को चुना जाता है। जो विकल्प हमने अपने समस्या के समाधान के लिए बनाया है, उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प का जो है वो हम चुनाव करते हैं। और तो ये 3 क्रियाकलाप जो है आपको हमें जो ये करते हैं, ये तीनों, सबसे पहले समस्या का समाधान, उसके बाद विकल्पों को बनाना, और तीसरा स्टेप जो है वो उन विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव। तो ये 3 जो प्रक्रिया हम करते हैं किसी भी प्रक्रिया में, जो रैशनल
डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें ये तीन काम करने पड़ते हैं। जो हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, बौद्धिक निर्णय निर्माण जो होती है, उसमें ये तीन जो चीज़ हमें सबसे पहले जो है वो करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले समस्या का चयन और उसके कारणों का पता लगाना। सबसे पहले समस्या का चयन एंड उसके कारणों का पता लगाना। दूसरा है कि उस कारण के निवारण के लिए, जो कारण समस्या है उस कारण के निवारण के लिए वैकल्पिक समाधान को ढूंढना या विकल्प बनाना। ठीक है। और तीसरा जो होता है इम्पोर्टेंट जो है कि जो वैकल्पिक समाधान हमने बनाया है विकल्प के रूप में, उनमें से एक समाधान को बौद्धिक रूप से हम चुनते हैं। तो ये तीन प्रक्रिया जो है वो किसी भी रैशनल डिसीजन मेकिंग में होती है। अब है कि ये जो तीन कार्य हम जब कर लेते हैं, ये तीन जो कार्य हम कर लेते हैं, तो आपके सामने क्लियर हो जाता है कि आपको क्या निर्णय लेना है। ठीक है। जब आप ये तीन प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, तीन प्रक्रिया आप कर लेते हैं निर्णय निर्माण के संबंध में रैशनैलिटी के आधार पे, तो उसके बाद आपके सामने सब क्लियर हो जाता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और इस संबंध में, इस निर्णय के संबंध में साइमन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात कही है, वो है कि जो बौद्धिक निर्णय जो है वो हर व्यक्ति करना चाहता है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेकिन कभी कभी जो है वो कर नहीं पाता। हर व्यक्ति जो है वो बौद्धिक निर्णय करना चाहता है, लेकिन कभी कभी जो है वो कर नहीं पाता है। तो इसका कारण क्या है? तो साइमन ने कहा है कि जो निर्णय सीमित बौद्धिकता के आधार पर हम को लेनी चाहिए। सीमित बौद्धिकता के आधार पर जो हमें निर्णय लेना चाहिए। और ये सीमित बौद्धिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो साइमन कहते हैं कि जो बौद्धिक निर्णय होते हैं, जो भी बौद्धिक निर्णय होते हैं, तो इस प्रोसेस में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी बौद्धिक निर्णय होते हैं उसमें दो चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपके निर्णय का आधार जो होती हैं वो दो चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होती हैं। पहला चीज़ जो है वो है फैक्ट। फैक्ट मतलब सूचनाएं या तथ्य। और सेकेंड चीज़ है वो वैल्यू होते हैं, आपके अपने मूल्य। ठीक है। तो सूचनाएं कभी कभी हमारे पास जो है वो नहीं होती हैं, और तब तक सूचनाएं नहीं होंगी, जब तक सूचनाएं नहीं होंगी आप कैसे डिसीजन लेंगे। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कि आपके पास सूचनाएं लिमिटेड हैं, मान लीजिए कि सूचनाएं आपके पास लिमिटेड है और वक्त कम है, क्योंकि एक लिमिटेड समय में हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम साल भर किसी डिसीजन को लेते रह जाएंगे, वो डिसीजन नहीं होगा सही, क्योंकि प्रतिपल प्रति क्षण जो है हमें डिसीजंस लेना होता है। और तो हमारे पास एक समय की सीमा होती है, और ऐसे समय में हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, और वो आपके पास अगर लिमिटेड होते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैक्ट जो है वो तो मिल जाता है, लेकिन 1 महीने बाद मिलना होता है। ऐसा है नहीं है कि फैक्ट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद मिलेगा। तो या हमें यह पता चलता है कि फैक्ट को लेने के लिए जो है कुछ हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो पैसे हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे खर्च करेंगे, ये भी समस्या हो सकती है। और कभी कभी हमें लगता है कि 1 महीने बाद मिलेगा, तो हम जो है हमारे पास पैसे नहीं है, तो अगर हम ऐसे में बैठे तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि निर्णय तो हमें लेना है। सूचना को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, समय की कमी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उस सूचना को आप कैसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी जो है आपको जो है वो निर्णय जो है लेना पड़ता है। तो हमको कम सूचनाओं में, कम सीमित समय में, लिमिटेड समय में
निर्णय जो है वो लेना होता है और हम निर्णय लेते हैं। इसलिए तथ्य जो आपके पास लिमिटेड हैं होते हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय लेना होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई कि पहला फैक्ट और दूसरा जो है वैल्यू। अब है कि लिमिटेड जो है निर्णय लेना होगा। कैसे लेना होगा? लिमिटेड तथ्य है आपके पास, सोर्सेस हैं, उसके माध्यम से। लिमिटेड समय होता है, उसके माध्यम से। अगर आपके पास जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है वो क्या होती है? आपके वैल्यूज़। ये दोनों तो आपके पास होते नहीं हैं क्योंकि लिमिटेड हैं। तो हो सकता है आपके पास हो सकता है आपके पास नहीं भी हो, लेकिन जो आपके पास होती है, डिसीजन जो लेता है उसके पास जो चीज़ें होती है, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है वैल्यू। आपके अपने वैल्यू, आपके अपने मूल्य होते हैं। और आपको जो आप मूल्य आपको अपने माँ बाप ने दिए हैं, आपके आपके गुरुजनों से मिला हो, या आपको आपके समाज ने दिए हों। तरह तरह के वैल्यू के साथ हम जीते हैं। और हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अगर हाई कोर्ट का भी जो निर्णय होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। अलग अलग जजेस, अलग अलग बेंच, उसमें अलग अलग कभी कभी उनके जो है वो डिसीजंस आते हैं, जिस पर तथ्य जो होता है वो सभी के लिए सेम होता है। सभी जजेस के सामने तथ्य तो सेम ही रहते हैं, लेकिन उसके डिसीजन में कभी कभी जो है वो उसको डिस्क्राइब करने में जजेस में जो होता है वो वेरिएशन मिलता है। तो ये वेरिएशन क्यों होता है? ये वेरिएशन होने की जो सबसे जो महत्वपूर्ण वजह होती है, उस व्यक्ति का पर्सनल अपना वैल्यू, अपना मूल्य, और उन मूल्यों की वजह से जो है उसमें उसकी जो जजमेंट होती है, उसकी व्याख्या में जो है हम कभी कभी जो है वो डिफ़र हो जाती है और हम उसमें अंतर देखते हैं। मतलब एक तथ्य को दो तरह से परिभाषित किए जाते हैं। तो ये व्यक्ति के अपने मूल्य की वजह से होते हैं। इस प्रकार हम जो हमारे जो वैल्यू होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और साइमन ने कहा है कि जो दो चीज़ों पर निर्णय लेते हैं हम, वो जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो पहला है फैक्ट, सूचनाएं, और दूसरा जो है वो वैल्यू। और इन दोनों को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी सीमा के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना होता है। और निर्णय लेते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी सर्वोत्तम निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो सर्वोत्तम निर्णय जो होता है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा जो है वो एक संतोषप्रद जो डिसीजन होता है, सेटिस्फाइंग डिसीजन जो होता है, लेना पड़ता है। मतलब जो तथ्य हैं, जो समय है, जो परिस्थितियां हैं, उन उन उसमें हम सर्वोत्तम निर्णय लेते हैं। निर्णय है, ठीक है, हम उसमें सर्वोत्तम निर्णय लेने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे पास समय या तथ्य या जो हमारे सामने परिस्थितियां होती हैं, उसमें हमें एक संतोषप्रद निर्णय लेना होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमने जो है वो एक सर्वोत्तम निर्णय लिया है। सर्वोत्तम निर्णय के लिए हमारे पास तथ्य नहीं है, ठीक है। सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और इसलिए हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि बौद्धिक निर्णय तो ज़रूर लीजिए, लेकिन बौद्धिक निर्णय इंतज़ार नहीं कर सकता, बहुत देर तक नहीं इंतज़ार कर सकता। इसलिए उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की है। जो बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की है कि एक समय सीमा के अंतर्गत, एक लिमिटेड सोर्स के अंतर्गत जो हम निर्णय लेते हैं, मतलब हमें एक बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर रहकर निर्णय लेना होता है। अर्थात सीमित बौद्धिकता के अंदर रहकर हमें निर्णय लेना होता है। और जब आप सीमित बौद्धिकता में निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन को सुचारू रूप से, आप जब एक सीमित बौद्धिकता में निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन को सुचारू रूप से
अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और जो लास्ट बात जो उसने कही है हर्बर्ट साइमन ने, कि देखिए आप कोई भी निर्णय कितना भी इंतज़ार करके क्यों ना लें, आप कोई भी निर्णय कितना भी इंतज़ार विलंब करके, सोर्सेस का इंतज़ार करके, टाइम को पूरा लेकर क्यों ना लें, एक सर्वाधिक तथ्यों को एकत्रित करके लीजिए, या जो भी समय है, सीमा जितना चाहें आप उतना लीजिए। यह पॉसिबिलिटी होती है कि निर्णय सही भी होगा और नहीं, निर्णय गलत भी होगा। मतलब निर्णय निर्णय लेते वक्त आपको यह पता नहीं होता है कि वो निर्णय सही होगा या गलत होगा। तो इसलिए जो कितना भी निर्णय अच्छा सोचकर आप लेते हैं, वह सही होगा, हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए जो है निर्णयों के लेने में विलंब नहीं करना चाहिए, निर्णय जो है वो लेना चाहिए। डोंट डिले द डोंट डिले डोंट डू डिले टू द डिसीजन, क्योंकि अगर आप डिसीजन लेने में देरी करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए निर्णयों को त्वरित ढंग से लेना चाहिए। जो आपके पास सीमित बौद्धिकता है उसी में निर्णय लीजिए, और इसी से आपका जो है वो जीवन या हमारा जीवन चलता रहता है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो यही मेन बातें जो हैं हर्बर्ट साइमन ने अपने जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है उसके अंतर्गत बताई है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी, उन्होंने सबसे पहले तो उसने रैशनैलिटी की बात की, एक बौद्धिकता की बात की, रैशनैलिटी की बात की। उसके बाद जो है निर्णयन में जो है वो फैक्ट्स जो होते हैं और वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद लिमिटेड सोर्सेस के अंतर्गत किस तरह से हम निर्णय ले सकते हैं, और कभी भी जो निर्णय हमारा होता है वो सर्वोत्तम नहीं होता है, संतोषप्रद एक सेटिस्फाइंग डिसीजन होता है, ये आप मतलब सोच के लीजिए और लेना होता है। और एक बाउंडेड रैशनैलिटी जो होती है, बाउंडेड रैशनैलिटी के अंतर्गत ही जो है हम लोग जो है वो निर्णय लेते हैं। तो ये बातें जो है हर्बर्ट साइमन ने कही थी और बताई थी, और यही उनका जो है वो मेन जो है डिसीजन मेकिंग को लेके जो उनका मेन कंसेप्ट है वो यही है। हर्बर्ट साइमन, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल्स में देखते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल्स के तरह आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही साधारण भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हम सबसे पहले रैशनैलिटी जो है उसके आधार पर एक यह प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो समस्या का चयन और उसके कारणों को ढूंढना, और फिर उन कारणों से संबंधित कुछ विकल्प तैयार करना, और फिर अपने ही बनाए हुए विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना। और इनमें जो है जो आपकी रैशनैलिटी होती है, बौद्धिकता होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल लेती है। और ये आधारित होती है, आपके निर्णय का जो मेन आधार होता है वो 2 चीज़ होता है। एक तो होता है आप फैक्ट्स, जो आपके पास सूचनाएं उपलब्ध हैं वो, और दूसरा चीज़ होता है कि आपके अपने व्यक्तिगत मूल्य, आप क्या किस सोच के व्यक्ति हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि हम एक सर्वोत्तम निर्णय तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक हम सेटिस्फाइंग निर्णय जो है, संतोषप्रद निर्णय जो है वो ले सकते हैं। एक बॉन्डेड रैशनैलिटी के अंतर्गत, एक सीमित संसाधन के अंतर्गत, एक सीमित समय सीमा के अंतर्गत रहकर हम हमारी जो बॉन्डेड रैशनैलिटी है उसका यूज़ करते हुए हम जो है वो डिसीजन लेते हैं, और इस तरह से जो है वो हमारा जीवन जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो यही उनका बेसिक कंसेप्ट था जो उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम डिसीजन जो है वो लेते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपको किसी संगठन में निर्णय लेना हो। हर जगह जो है वो आप ये जो बेसिक आधार है, इसी आधार पर कोई भी डिसीजन आप लेने में सक्षम हो पाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल रख सकते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अगले क्लास में बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और उनको भी, आपके फ्रेंड्स लोग भी जो हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं स्पेशली, और जिनको ये पढ़ना है और अभी उनकी परीक्षाएं चूँकि नहीं हुई हैं कोविड-19 के वजह से, तो उनकी परीक्षा होंगी जब भी, तो उनको ये कोर्स में पढ़ना है, तो उनका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो कोई भी चीज़ छूटे नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो क्लासेस या वीडियो जो है उसको बनाया है, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।